Good morning, everyone. In the previous video lecture, I have discussed with you all the occupational structure and the condition of foreign trade at the time of independence. Today, I'm going to discuss the next topic of the chapter, that is the infrastructure. First of all, what is the meaning of the word infrastructure? Infrastructure is the support system which helps in the production of goods and services. Infrastructure refers to all such activities, services, facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. There are two types of infrastructure: economic infrastructure and social infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ये एक्चुअल में क्या है, दैट इज़ द सपोर्ट सिस्टम. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, रेलवेज, रोडवेज, स्कूल्स, कॉलेजेस. ये सब चीज़ें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. इट इंक्लूड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड बैंकिंग. ये तो आता है हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में. यू कैन से बैंकिंग, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन. एंड सोशल में क्या आता है हमारे पास? दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग. कहते इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज क्या थी? बहुत ही ज़्यादा पुअर थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए. Some efforts were made to develop the basic infrastructure like roads, railways, port, water transport, post and telegraph. उन्होंने सब कुछ डेवलप किया तो था, but actual motive behind such development was only and only for the benefit of the Britishers, that is to serve colonial interest, right? क्या स्टेट थी, क्या कंडीशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में? फर्स्ट इज दैट इज योर रोड्स. द colonial administration could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds. मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं स्पेंड कर पाए थे, बट हाँ उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने रोडवेज पर फंड्स लगाए थे. रोड्स क्यों बनाई गई थी? बेसिक मोटिव उनका क्या था? द रोड्स दैट वर बिल्ट primarily served the interest of mobilizing the army and shifting the raw material. सिर्फ किसके लिए? कि यहाँ से, इंडिया से वो क्या ट्रांसफ़र कर सके? रॉ मटेरियल, दैट इज़ फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंडिया टू द पोर्ट्स एंड ऑल. वहाँ पर वो क्या पहुँचा सकें? रॉ मटेरियल. There always remained an acute shortage of all weather roads. प्रॉपर तो रोड्स की डेवलपमेंट नहीं थी, तो क्या था? पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड फैमिन्स. मतलब वहाँ तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती थी. सेकेंड इज द रेलवेज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल was to introduce railways in India in 1850. रेलवे का भी बेसिक पर्पस क्या था? दैट इज इट enabled the people to undertake long distance travel and बेसिकली क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ
Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economies in India. क्या किया गया था कि बेसिकली कमर्शियलाइजेशन, कि हमारे फार्मर्स सबसिस्टेंस से किधर शिफ्ट हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो, जिससे which adversely affected the comparative self-sufficiency of village economies in India. Railways also promoted the foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians. मतलब बेसिकली ये भी किसके बेनिफिट के लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए. इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ran from Bombay to Thane, a distance of 34 किलोमीटर. कब हुई थी, मतलब ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853. थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी मेजर्स लिए थे, दैट इज टू डेवलप वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. दैट इज ऑल्सो फॉर देयर ओन बेनिफिट. द मोटिव वाज ओनली टू, that is import and export the goods between Britain and India. Their development was also far from satisfactory. Fourth is communication. Communication में क्या है, post and telegraph were the most popular means of communication. पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स है. दैट इज़, वो भी मेन उसका पर्पस क्या था, कहते थे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट. मतलब वो बेसिक पर्पस क्या था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बट वो भी प्रॉपर, मतलब एक तरह की एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं थी. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people. ये इंडियंस के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स के अपने बेनिफिट के लिए था. रोड्स क्यों बिल्ड की गई थी, मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ऑल्सो ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट. रोड्स को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि इंटीरियर ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशंस पर या पोर्ट्स पर पहुंचाया जा सके. रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजन्स, ताकि उनका, ब्रिटिशर्स का इंडियन टेरिटरी पर प्रॉपर कंट्रोल हो सके, कि वो इंटीरियर ऑफ इंडिया में भी अपनी मार्केट एस्टैब्लिश कर सकें. टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड by linking the railways with the major ports, कि वो फॉरेन ट्रेड अपना और एक्सपैंड करके प्रॉफिट अर्न कर सकें. एंड ऑल्सो टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और इंडिया में वो और इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सके, यहाँ की मार्केट को कैप्चर कर सके. सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ये क्यों किया गया था, टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. तो ये क्या था हमारे पास, दैट इज द रीजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. राइट, नेक्स्ट इज what was the state of Indian economy on the eve of independence. Actual condition क्या थी, कहते ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड and amputated economy. First of all, we'll study what actually the condition of the economy was on the eve of independence. Number 1, colonial economy. Now, what is the meaning of colonial economy? In India, colonial exploitation is a long history
I have already explained you the meaning of colonialism. No, that is your system of political and social relation between two countries. One is the ruler and other is its colony. In India, colonial exploitation spread over nearly 200 years. Britishers ने हमारे इंडियन इकोनॉमी पर 200 years तक रूल किया था. ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. बहुत ज़्यादा हमारी वेल्थ क्या कर दी थी इन्होंने, मतलब एक तरह के हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से क्या हो रहा था, सारा एक्सपोर्ट हो रहा था. कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज़ हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हम खुद यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चर करते हैं. दैट इज़ मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था, सारा ब्रिटेन में. They also encouraged commercialization of Indian agriculture to transform Indian economy into British economy. The impact of British colonial policy was deep in India at the time of independence. Semi-feudal economy. By the close of the British period, economy को दो aspects में एक there were two aspects of the Indian economy. Number one, Indian introduction of feudal system. Feudal system क्या था? The land settlement system gave birth to the feudal relations, that is landlord tenant relation. उस time British government थी. The landlords used to charge very high rate of लगान and were very cruel to the cultivators. ये तो हो गया feudal system. Feudal system क्या था? That is landlord tenant relations क्या थे? Proper, क्योंकि landlords को ज़मींदारों को क्या पे करना पड़ता था? टैक्स. ज़मींदारों को गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता था? टैक्स. तो ज़मींदार किन से वो चार्ज करते थे लगान की फॉर्म में? दैट इज योर टेनेंट से. तो कहते हैं लैंडलॉर्ड्स यूज टू चार्ज, ज़मींदार यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूअल. एंड सेकेंड aspect was the introduction of capitalist system. The establishment of modern industries led to creation of two classes, capitalist and laborers. क्या है हमारे पास कि दो क्लासेस मतलब एक डेवलप हो गई, एक तो कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड वन वाज द लेबरर्स. इंडिया इनहेरिटेड द फीचर्स ऑफ बोथ फ्यूडल एज वेल एज कैपिटलिस्ट सिस्टम in the Indian economy. It is a type of mixed system only. Stagnant means slow growth. A stagnant economy is one which is growing at a very low rate. On the eve of independence, हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा stagnant economy थी. Indian economy was a stagnant economy as countries' growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. And growth in per capita output was hardly 0.5%. Next is backward economy. Backward भी थे, हमारा एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा बैकवर्ड, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था. प्री प्लान्ड, दैट इज़ योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोडक्टिविटी कम थी, पर कैपिटा इनकम लो थी. एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते थे. हाई बर्थ रेट, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था. मास इलेक्ट्रेसी बहुत ज़्यादा थी. डिप्लीटेड और डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डिप्लीटेड. व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीटेड? दैट इज़ जहाँ एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं थे. During the Second World War, Indian industries had to work beyond their capacities to meet the increased demand of plant, machinery, equipments. तो कहते हैं British rulers did not make any arrangement to replace the depreciated physical assets. तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी क्या थी? सीरियसली ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल एक डिप्लीटेड इकोनॉमी छोड़ दी थी. एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, दैट इज जब एक इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर. एज अ रिजल्ट कंट्री को इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया था. पार्टीशन ऑफ कंट्री वर्चुअली डिसरप्टेड द इकोनॉमी ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन.
of large number of refugees from Pakistan. Shortage of raw material, that is of jute and cotton, as most of the cotton and jute growing areas went to पाकिस्तान. तो हमारे यहाँ पर क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी इस जूट और कॉटन मतलब रॉ मटेरियल की. तो क्या है हमारे पास कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी छोड़ दी थी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी. सो दिस वाज योर चैप्टर Indian economy on the eve of independence. Go through the chapter. Feel free to take your doubts. Thank you. God bless you all.